फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बजट से संबंधित कुछ चर्चाएं की थी। बजट पर प्राक्कलन, अतिरिक्त, अनुपूरक, अनुदान, वित्त विधेयक, इन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। देखिए, भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका है, एकहरी न्यायिक व्यवस्था है। यहाँ क्या है तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के भीतर अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपको ब्लॉक स्तर पर और भी अन्य स्तर पर में आपको छोटे छोटे न्यायालय देखने को मिलेंगे। उन न्यायालयों के ऊपर क्या है, एक है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के ऊपर है राज्य का न्यायालय जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, और हाई कोर्ट के ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। यानी इसके ऊपर अब कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है, यानी जो भी होगा अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का होगा। इसके द्वारा जो फैसला दे दिया गया वो अंतिम फैसला होगा। ठीक है, तो यहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था है वह कैसी है, तो एकीकृत न्यायिक पालिका है जिसमें कि सबसे ऊपर पर में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट तो है। अब सुप्रीम कोर्ट में जज भी होंगे, जज की नियुक्ति कैसे होती है, कितने जज होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसमें 2019 में एक संशोधन के द्वारा इसमें 33 जजों की नियुक्ति की बात की गई है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में 33 जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर के 34 न्यायाधीशों की बात कही गई है। यानी टोटल 34 न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट में होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जब भी इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होगी, जब भी इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होगी तो नियुक्तिकर्ता कौन है, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जब भी इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होगी तो इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के तब इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे, सलाह लेंगे, और इनके सलाह के अनुसार ही इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो, भारत के जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो, तब राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे, तब यहां बात आता है कोलेजियम प्रणाली का। कोलेजियम प्रणाली की बात आती है। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होगी तब राष्ट्रपति कोलेजियम का सहारा लेंगे। कोलेजियम में क्या होता है, तो यहां पर में 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह है जो कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सहायता करता है। इनके सहायता से ही कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश की क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। और 33 जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के समय में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। ठीक है, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इनकी नियुक्ति तो हो गई, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के, और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होगी तो कोलेजियम प्रणाली की सहायता लेंगे। कोलेजियम में जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी सहायता से क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब इनको हटाने की बात होगी, जब इन मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की बात होगी तो एक ही प्रक्रिया आती है, महाभियोग। कैसी प्रक्रिया आती है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। जब मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाने की बात होगी तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी। और ये महाभियोग भी कैसे प्रकार लाया जाएगा,
तो जब महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाने की बात चल रही हो, वो किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो वो संवैधानिक रूप से गलत कार्य कर रहे होंगे, इसी आधार पर भी इनको हटाने की बात की जा सकती है। अन्य किसी भी बात पर में यहाँ चर्चा हो ही नहीं सकती है संसद में। तो जब उन्होंने अनैतिक संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया होगा, इसी बात पर में क्या हो सकता है, इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो जब महाभियोग इनके ऊपर लगाया जाएगा, तो यदि लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होकर के तब वो क्या करेंगे, अध्यक्ष को सौंपेंगे महाभियोग लगाने के लिए। जब 100 सदस्य एक प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को सौंपेंगे, तभी महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। कहाँ? लोकसभा में। अगर राज्यसभा में प्रारंभ करना चाहते हैं, पहले राज्यसभा में ही लाना चाहते हैं, तो राज्यसभा के मामले में यहाँ 50 सदस्यों को उस प्रतिवेदन पर में 50 सदस्यों का सहमति होनी चाहिए, और 50 सदस्य जब सहमति जता करके सभापति महोदय को सौंपेंगे प्रतिवेदन, तब जाकर के महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लगेगा नहीं, प्रारंभ की जा सकती है। लोकसभा में यदि 100 सदस्यों का प्रतिवेदन मिलता है और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों का प्रतिवेदन मिलता है, तभी जाकर के महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। प्रारंभ होने के बाद क्या है, तो जिन्होंने भी मत दिया है, तो दो तिहाई मत से पारित करना होगा, 2/3 मत से पारित करना होगा, तभी जाकर के किसी भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश पर या अन्य न्यायाधीश पर में क्या होगा, महाभियोग लगेगा। अभी तक में किसी भी न्यायालय, किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर या किसी भी अन्य न्यायाधीश पर किसी भी प्रकार का महाभियोग नहीं पारित हो पाया, नहीं लगाया गया है। एक बार लगाया गया था, रामास्वामी थे मुख्य न्यायाधीश, उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। एक मुख्य न्यायाधीश से रामास्वामी, उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वो पास नहीं हो पाया, जिसके कारण महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, उन पर भी नहीं लगाया जा सका। देखिए, किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग लगना यानी उनको पद से हटाया जाना एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, परेशानी, हमारे देश के लिए समस्या। न्यायिक जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर क्या हो सकता है, प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। यदि किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जा रहा है, तो यानी हमारा जो न्यायपालिका है वो खतरे में है, यानी न्यायपालिका अपना कार्य सही ढंग से नहीं करे, तभी तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की आवश्यकता पड़ी, किसी न्यायाधीश को हटाने की आवश्यकता पड़ी। तो यदि किसी न्यायाधीश पर में महाभियोग लगता है, तो वो हमारे संविधान के लिए या हमारे न्यायपालिका के लिए क्या है, खतरा है, हमारे न्यायपालिका के लिए समस्या है, वो एक प्रश्न चिन्ह है। तो अभी तक वर्तमान में अभी तक में किसी भी जज के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है। और यदि स्वेच्छा से ये त्याग, अगर अपना पद त्यागना चाहें, तो राष्ट्रपति को ही अपना ये क्या करेंगे, त्याग पत्र सौंप करके ये स्वयं रिटायर हो सकते हैं। यदि इनको किसी राष्ट्र में अपना पद छोड़ना है, तो ये अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र दे दे, तो ये अपने पद से हट सकते हैं। वैसे इनकी जो आयु है, इनके सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश बनने की जो आयु है, इसका कोई निर्धारण नहीं है कि कितनी आयु में निर्धारित ये मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन जब इनको मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, तब इनकी आयु 65 वर्ष की आयु तक, इनका जो रिटायरमेंट का एज है 65 वर्ष की आयु में ये क्या करेंगे, अपने पद से रिटायर होंगे। इनका जो रिटायरमेंट एज है वो कितना है, 65 वर्ष। ये अपने पद पर में 65 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं, इनका कार्यकाल है। अब देखिए, राष्ट्रपति किसी को भी मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, योग्यता वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आपको सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, तो कम से कम किसी भी 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए,
लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में रहना चाहिए। योग्यता पहला क्या है, भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट में 5 साल तक के लिए 5 साल जज रहे हो, किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहे हो, जज रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के 10 वर्षों से अधिक तक, किसी न्यायालय में 10 वर्ष से 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, वकालत। 10 वर्ष तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार इन्होंने क्या की हो, वकालत की हो, अधिवक्ता रह चुके हो, या फिर राष्ट्र और साथ ही साथ राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे ज्ञाता होने चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में क्या होने चाहिए, कानून के अच्छे ज्ञाता होने चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहे हो, या 10 वर्षों तक लगातार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, अधिवक्ता रहे हो, और राष्ट्रपति की नजर में एक अच्छे कानून के ज्ञाता हो, तभी वो क्या हो सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या हो सकते हैं, नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो चर्चा है, सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है, वह अनुच्छेद 124 में की गई है। अनुच्छेद संख्या 124 में इस बात की चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद संख्या 124 में की गई है। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब इनका वेतन क्या होना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति काम कार्य करेगा, उसके कुछ ना कुछ तो वेतन होना चाहिए। बिना वेतन के कोई क्यों कार्य करेगा किसी को। तो वेतन इनका कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका जो मुख्य वेतन है, इनका जो वेतन है वो 2,80,000 2,80,000 है इनका। किनका, तो मुख्य न्यायाधीश का। और अन्य न्यायाधीश जो हैं, अन्य जितने भी जो जज हैं, उनका 2,50,000। कितना है, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,50,000। इनका जो वेतन होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इनका जो वेतन है वो कहां से दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। अच्छा, इनको सिर्फ इतना वेतन ही नहीं मिलता है, बल्कि गाड़ी आवास मिलता है, मुफ्त गाड़ी मिलती है, मुफ्त आवास मिलता है। उसके बाद मुफ्त टेलीफोन मिलता है। ये सभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको क्या मिलती हैं, मुफ्त में इनको मुहैया कराई जाती है, इनको उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, ये तो 2,80,000 और 2,50,000 इनका वेतन है। साथ ही साथ गाड़ी, आवास, टेलीफोन, ये सभी क्या है, इनको दिए जाते हैं, मुफ्त इन्हें दिए जाते हैं। गाड़ी, आवास और चिकित्सा की व्यवस्था, मुफ्त चिकित्सा, गाड़ी, आवास, टेलीफोन, इन सभी प्रकार ये सभी सुविधाएं इनको दिए जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को। और अन्य जो भी न्यायाधीश हैं, उन सभी न्यायाधीशों को ये सभी सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनका ये वेतन था। और इनका जो वेतन है वह संचित निधि से दिया जाता है, और इनका वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसकी जो चर्चा है, वेतन की जो चर्चा है, इनके वेतन की चर्चा, वो अनुच्छेद संख्या 125 में की गई है। देखिए, अनुच्छेद भी याद रखते जाइएगा। अनुच्छेद से भी कुछ प्रश्न पूछ देता है कि किस वेतन की चर्चा या राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद संख्या भी हम लोग देखते जाएंगे। अनुच्छेद संख्या, तो इनका जो वेतन की चर्चा है वो किस में है, तो अनुच्छेद संख्या 125 में की गई है। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 126 क्या कहता है कि अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद संख्या 126 क्या कहता है, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश।
अस्थायी मुख्य न्यायाधीश क्या है? तो जब देखिए, जब जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जब अनुपस्थित रहेंगे, किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो क्या होगा? उस स्थिति में ये जो 33 जज हैं, इन्हीं में से जो वरिष्ठ होंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको अस्थायी रूप से अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। ठीक है, तो जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी अनुपस्थिति में, वो किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो उस स्थिति में ये जो 33 जज हैं उनमें से किसी एक को, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको क्या किया जाता है? अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में तब तक के लिए कार्य दे दिया जाता है। और जब तक ये अस्थायी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, यानी अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, तब तक इनको मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन और सारी सुविधाएं इनको प्राप्त होंगी। ठीक है, वैसे यदि जज के रूप में कार्य कर रहे हैं तो 2,50,000 वेतन है, और जब मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, तब इनका मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो इनको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद संख्या 126 में इस बात की चर्चा की गई है कि अस्थायी मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 127, देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अनुच्छेद संख्या 127 क्या कहता है? कहता है एडहॉक जज, यानी तदर्थ न्यायाधीश। 127 में कहता है एडहॉक जज या तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश ये क्या होते हैं? एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट है तो स्वाभाविक है इसके पास कार्य बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कार्य हैं, तो किसी किसी कार्य के लिए हो सकता है जजों की कमी हो जाती है। जब जजों की कमी हो जाए अन्य कार्यों के लिए, बहुत सारे कार्य हैं, तो किसी न किसी सुनवाई में हो सकता है जजों की कमी, स्वाभाविक है। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में पूरे भारत का जो मामला है, पूरे भारत का मामला यहाँ देखा जाता है, और इसमें जजों की संख्या कितनी है? 34। जजों की संख्या कितनी है? 34 जज हैं। तो स्वाभाविक है जजों की संख्या कम हो ही जाएगी, किसी न किसी सुनवाई को लेकर के, किसी न किसी केस को लेकर के जजों की संख्या कम होगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब अधिक प्रेशर पड़ जाता है, तो उस समय एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब ये तदर्थ न्यायाधीश आते कहाँ से हैं? कौन है तदर्थ? यानी इनको कहा जाता है कि एक तरह से अल्पकालीन, ये किसी कार्य के लिए इनको बुलाया गया है, वो कार्य समाप्त हो जाने के बाद ये जहाँ से आए थे पुनः वहीं चले जाएंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी रूप से स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि किसी कार्य विशेष के लिए बुलाया जाता है। कार्य खत्म हो जाने के बाद ये पुनः अपने स्थान पर जहाँ थे वहीं चले जाएंगे। तो जब किसी प्रकार का प्रेशर पड़ता है किसी मुकदमे को लेकर के, किसी केस को लेकर के, तब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से इस विषय में कहते हैं कि कुछ जजों की आवश्यकता है, तो तदर्थ न्यायाधीशों को कुछ नियुक्त किया जाए, कुछ तदर्थ न्यायाधीशों को क्या किया जाए? नियुक्त किया जाए। तब राष्ट्रपति इस संबंध में क्या करते हैं, तो जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी हाई कोर्ट से सलाह लेते हैं, और उनके पास जो जज हैं उनमें से उन हाई कोर्ट को कहते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें कहते हैं कि आप कुछ जजों को, हमें जितनी आवश्यकता है, हो सकता है 2 जजों की आवश्यकता हो, 5 जजों की आवश्यकता हो, तो आप हमें कुछ जजों को उपलब्ध कराइए एडहॉक जज के रूप में, जो कि किसी विशेष कार्य के लिए, जो भी कार्य हो उस कार्य के लिए हम इनको, ये उच्च न्यायालय में रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और ये कार्य समाप्त होते ही ये क्या करेंगे? अपने स्थान पर पुनः चले जाएंगे। तो ये क्या होता है, तो राष्ट्रपति कहते हैं कहां से? तो हाई कोर्ट में जो जज हैं उन सभी जजों से मांगते हैं, उन मुख्य न्यायाधीश उनसे कहते हैं कि आप अपने पास से कुछ जजों को हमें दीजिए ताकि हम इधर कार्य को कर सकें। तो जब हाई कोर्ट से जो जजों को बुलाया जाता है तो उन्हीं को कहा जाता है तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। ठीक है, तो ये आते हैं किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं, और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं तब तक इनको सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलने वाला वेतन और भत्ता और गाड़ी, आवास, जितनी भी सुविधाएं हैं वो सभी इनको प्राप्त होती हैं, और कार्य समाप्त हो जाने के बाद ये पुनः अपने हाई कोर्ट में, अपने कोर्ट में चले जाते हैं। अब देखिए, कभी कभी होता क्या कि भारत में जितने भी 25 हाई कोर्ट हैं टोटल,
उन 25 हाईकोर्ट में भी जजों की संख्या कम ही है। तो होता क्या है, तो कभी कभी हाईकोर्ट मना कर देता है कि हमारे पास खुद इतना काम है कि हमको जज की आवश्यकता पड़ रही है, हमारे पास जज कम पड़ रहे हैं, हम आपको कहाँ से देंगे जज। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त जो जज होते हैं, जो सेवानिवृत्त जज हैं, उनको उनसे सेवा ले ली जाती है। उनको कुछ दिनों के लिए पुनः बुला लिया जाता है। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट में। इसकी चर्चा है अनुच्छेद संख्या 128 में। ठीक है, अनुच्छेद संख्या 128 में क्या कह रहा है कि जब तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की अब उपलब्ध ना हो पाए, जब हाईकोर्ट मना कर दे कि एडहॉक जज हम अभी नहीं दे सकते हैं, अभी हमारे कोर्ट में स्वयं कार्य का इतना प्रेशर है कि हमको खुद जज की आवश्यकता पड़ रही है, हमारे पास खुद जजों की संख्या कम पड़ रही है, तो हम आपको कहाँ से दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको भी बुलाने का प्रावधान है। इन्हें को बुला करके उस कार्य को करवा दिया जाता है। किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद संख्या 128 में इस चीज की चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद संख्या 129 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद संख्या 129 कहता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक अभिलेख न्यायालय है। ये क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय। ये कैसा है? ये एक अभिलेख न्यायालय है। अब देखिए अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है, तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि इसने जो दे दिया, इसने जो इसका जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सुरक्षित रख लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में मान लीजिए कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को क्या किया जाएगा? सुरक्षित रख लिया जाएगा। और इसने जो फैसला दिया है वो अन्य कोर्ट के लिए यानी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि किसी इसी प्रकार का उस प्रकार का कोई मुकदमा जाता है तो उस स्थिति में इसे एक क्या किया जाएगा? सबूत के रूप में इसे एक रिकॉर्ड के रूप में दिया जाएगा, एक नजीर के रूप में पेश किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए इस सजा के मतलब इस अपराध के लिए ये सजा दी है तो हम भी यही सजा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई हो सकता है सुप्रीम किसी ने मर्डर कर दिया, अब मर्डर किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास कठोर कारावास 20 साल का कठोर कारावास सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी। ठीक है, अब इसी 20 साल का कठोर कारावास किसके लिए? तो मर्डर के लिए, मर्डर किया था इसके लिए 20 साल का कठोर कारावास का सजा दे दिया। अब ये जो रिकॉर्ड है, ये जो फैसला है, इसे क्या किया जाएगा? एक रिकॉर्ड के रूप में एक सुरक्षित रख लें। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसे एक रिकॉर्ड, जितने भी फैसले होते हैं उन सभी को एक रिकॉर्ड के रूप में रख लिया जाता है। एक उसका हर साल क्या होता है, जितने भी फैसले दिए गए हैं उन सभी का एक बुक टाइप में उसका रिकॉर्ड छपता है और उसे रख लिया जाता है, जिससे कि आगे फैसला सुनाने में क्या हो, सुविधा हो। तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास दे दिया किसी को मर्डर करके आया, तो अब ये जो सजा है ये क्या हो गया? एक रिकॉर्ड बन गया कि 20 साल का सजा देना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। अब कोई मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई इसी तरह का कोई मुकदमा गया कि कोई व्यक्ति मर्डर करके आ गया है। अब मर्डर करके आया है तो उस स्थिति में केस में क्या होगा? तो हाई कोर्ट में जो वकील है वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट के सामने दिखा सकते हैं कि देखिए, हो सकता है हाई कोर्ट कहे कि नहीं हम 20 साल नहीं, हम 25 साल का सजा देंगे, हम 25 साल का देंगे, या कहेगा कि हम 15 ही साल का देंगे। तो सामने वाला जो वकील है वह कह सकता है कि नहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अपराध के लिए ये सजा का प्रावधान कर दिया है, ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है यही फैसला यहाँ भी दिया जाए, इसी तरह का फैसला यहाँ भी हो। तो हाई कोर्ट भी मर्डर के लिए 20 साल के कठोर कारावास का ही सजा देगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं नजीर, इसे कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है उसे एक रिकॉर्ड के रूप में रख लेना, और नजीर का मतलब होता है कि इसे पेश किया जाना किसी अन्य केस में, अन्य मुकदमे में क्या करें, तो इसी तरह का कोई मिलता जुलता मुकदमा हो तो उसमें इस सजा को क्या किया जाए, इस अभिलेख को पेश किया जाना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद संख्या 129 में इस बात का कहा गया है। अब देखिए
ऐसा जरूरी नहीं है कि अभिलेख, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो बात हर हाल में, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है पावर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि ये अपने न्यायिक पुनरावलोकन की इसके पास शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की इसके पास शक्ति है। अब जो इसने सजा दिया है, हो सकता है इस सजा को अगली बार कोई जाए तो इसको कहे हम नहीं, हम ये सजा नहीं देंगे, हम नया सजा को चेंज कर सकते हैं। अगला बार हो सकता है कोई व्यक्ति गया जो मर्डर करके ही गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको मान लीजिए कि 20 साल की जगह 25 साल का सजा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगला वकील क्या करेगा, पेश करेगा कि नहीं हुजूर, इससे पूर्व में आपने 20 साल की ही सजा दी थी। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह सकता है न्यायिक पुनरावलोकन, यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन। यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, न्यायिक पुनरावलोकन। हमने अपने जो फैसला है उसका क्या किया, उसको बदल दिया, यानी हम अपने फैसले को चेंज करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें हम अपने फैसले को बदलने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। ऐसा कई बार हुआ भी है। एक बार जैसे सुप्रीम कोर्ट में चंपकम दोराई मामला आया था, चंपकम दोराई राजन मामला आया था कब, तो देखिए चंपकम दोराई मामला, यह आया था 1960 में। 1960 में ये मामला आया था, चंपकम दोराई मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो क्या कहते हैं, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसी तरह से फिर आया था बेरुबारी मामला, बेरुबारी मामला, ये भी 1960 में ही आया था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना क्या है, भारत के संविधान का अंग नहीं है। इस दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर एक मामला आया 1973 में, कौन सा, तो केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला। ये कब आया, तो ये आया 1973 में। इसमें क्या कहा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया और कहा कि प्रस्तावना भारत संविधान का अंग है। इस दोनों मामले में क्या कहा था कि प्रस्तावना भारत संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें क्या कर सकती है, किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यहीं पर मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहीं पर में सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, मूल ढांचा। यहीं पर में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, कहा कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है संविधान में, भारत के संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान के मूल ढांचा क्या हो, प्रभावित हो। किसी प्रकार से संविधान का जो मूल ढांचा तैयार किया गया है, जो बातें उसमें कही गई है या जो अनुच्छेद उसमें दिए गए हैं, जिस तरह का मामला आप संशोधन कीजिए, किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष टॉपिक पर में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जिस कारण से संविधान बनाया गया है, जिस उद्देश्य को रखते हुए, वो मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकती है, तो संसद न्यायालय क्या कर सकता, सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग करके किसी भी फैसले को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। हो सकता है कि भाई आज के समय में 20 साल का 10 साल बाद कोई केस आया तो कहेंगे नहीं, हम 20 साल की जगह हम 40 साल का इसको सजा देंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये अनुच्छेद संख्या 137 में दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद संख्या 137 में दी गई है।
ठीक है, ये एक अभिलेख न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास में है। अब देखिए अनुच्छेद संख्या 130 क्या कहता है, 130 में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थान, सुप्रीम कोर्ट के स्थान को लेकर के, वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य स्थान है वह दिल्ली निर्धारित किया गया है कि दिल्ली में क्या होगा, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह स्थित रहेगा दिल्ली में। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके कहने पर ये राष्ट्रपति को कह करके, काम का लोड जब अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति से कह करके ये इसका खंडपीठ कहीं और भी स्थापित कर सकते हैं। खंडपीठ यानी ब्रांच कहीं और भी खोल सकते हैं। मुख्य तो यही रहेगा दिल्ली में ही, लेकिन इसका ब्रांच हम कहीं और भी किसी अन्य शहर में भी क्या कर सकते हैं, खोल करके कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अभी तक 2 बार ऐसा किया गया है, एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में। एक बार हैदराबाद में और एक बार श्रीनगर में इसकी खंडपीठ बुलाई गई थी। 2 बार ऐसा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है एक ब्रांच हैदराबाद में खोल दिया गया ताकि काम को आसान किया जा सके, जल्दी से जल्दी केस का निपटारा किया जा सके। एक बार श्रीनगर में इसका ब्रांच स्थापित किया गया ताकि कार्य को क्या किया जा सके, जल्द से जल्द केस को समाप्त किया जा सके, लोगों की समस्या को समाधान किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान से संबंधित जो बात है वो अनुच्छेद संख्या 130 में कही गई है, तो इसे भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद संख्या 131। अनुच्छेद संख्या 131 ये क्या कहता है, तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार कहाँ, किस विषय पर में, ये कैसे मामले को क्या देखेगा, तो इसके अंतर्गत वैसे मामले आते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है। यानी वैसा मामला कोई नहीं आएगा जो अन्य कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुलझाया जा सकता है उसको तो हम ला सकते हैं ऊपर तक, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे मामले हैं जो अन्य किसी कोर्ट में नहीं देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे मामले हैं, कौन सा मामला है ऐसा, तो जैसे केंद्र और राज्य का मामला, केंद्र और राज्य का जो मामला है, केंद्र और राज्य के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगी, सॉल्व करेगी। और दूसरा है किसी राज्य और राज्य के बीच, किसी 2 राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद हो गया तो उस विवाद को भी कौन हल करेगा, उस विवाद का भी निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी। या फिर केंद्र, एक साथ केंद्र और राज्य हो, केंद्र और कुछ राज्य हो और शेष राज्य इधर हो, कुछ राज्य इधर हो कुछ राज्य केंद्र के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो मामला फंसेगा तो उस मामले का भी निपटारा कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। तो ये सभी ऐसे मामले हैं, ये किसी अन्य न्यायालय में नहीं भेजे जा सकते हैं। ये किसी हाई कोर्ट में ये मामला नहीं जा सकता है या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला नहीं जा सकता। तो ये ऐसे मामले हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित भी मामले हो या इनसे संबंधित जो भी मामला होगा वो कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में ही देखा जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी संबंधित जो भी होगा ये सभी कहाँ देखे जाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय में ही। अब एक है अनुच्छेद संख्या 132, ये क्या कहता है, तो किसी भी उच्च न्यायालय का मुकदमा जो है उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट का जो मुकदमा होगा उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट ने किसी मामले पर में अपना फैसला दे दिया है और हमको यदि उस मामले की संतुष्टि नहीं है, इस फैसले से संतुष्ट हम नहीं हैं, तो इस बात की अपील हम कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला हुआ, वहाँ हमको फैसला पसंद नहीं है कि भाई हमारे पक्ष में ये फैसला नहीं हुआ, तो इसकी अपील हम कहाँ, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई ऐसा मामला, किसी भी हाई कोर्ट का, जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, उन सभी हाई कोर्ट में कोई भी मामला हो जिससे कोई व्यक्ति संतुष्ट यदि नहीं है तो वो उसकी अपील कहाँ कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है। तो सबसे बड़ा अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है, अपीलीय न्यायालय, अपील करने का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो क्या है,
तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो जो बातें हम लोगों ने अभी देखी है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे जो भी चीज़ें हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और हाईकोर्ट के बारे में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।